अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं उस्मान ज़ेर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल डाइजेस्ट वर्ल्ड में खुशामदीद कहती हूं। आजकल हम पढ़ रहे हैं नम्रा अहमद का मुकम्मल नावल जन्नत के पत्ते, जिसकी आज हम 26 एपिसोड पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बड़े साहब, या अल्लाह, वो आपको पुकार रहे थे, आप सुन नहीं रही थी। इसने परेशानी से हया को देखा, फिर गड़बड़ाकर चेहरा नीचे कर लिया। इनको गाड़ी से टक्कर लगी है जफ़र। ओह खुदाया, वो मुझे बचाते बचाते। शिद्दत जज्बात से वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। अपने हाथ इसने ताया के माथे से उबलते खून पे रखे तो लम्हों में हाथ सुर्ख हो गए। ताया बंद होती आंखों से नकाहत से सांस ले रहे थे। वो आपको आवाज़ दे रहे थे, आपके आगे से नहीं हटी तो वो सफ़र इसे पेश आने वाला वाक़या बता रहा था, मगर इस वक्त ये सब गैर ज़रूरी था। बमुश्किल इसने हवास मुजतमा करके सोचना चाहा कि सबसे पहले इसे क्या करना चाहिए। इनका इनका खून बह रहा है, फर्स्ट एड बॉक्स भी नहीं है, क्या करूं? इसने परेशानी से कहते हुए इधर उधर देखा। जफ़र इससे भी ज़्यादा हवास बाख्ता लग रहा था। ऑफिस बिल्डिंग भी बंद हो गई थी। ना होती तब भी ये जगह ऑफिस बिल्डिंग की पुश्त पे थी। आसपास कोई नहीं था जिसे मदद के लिए बुला पाती। जाओ देखो, गाड़ी में कोई कपड़ा है तो ले आओ, पहले इनका खून रोकना है, फिर अस्पताल ले चलते हैं। पता नहीं जी, आपकी गाड़ी है किधर? रखा होगा आपने। वो देखकर वापस आया और शदीद बदहवासी के आलम में भी अपने पाँव को देखते हुए बताया। ओ खुदाया, मैं क्या करूं? इसने गर्दन इधर उधर घुमाई। इसका स्याह पर्स सीढ़ियों के करीब गिरा पड़ा था। जफ़र, इसने पुकारा। वो नीचे देखता रहा। जफ़र, मेरी बात सुनो, वो दबी दबी चिल्लाई। पहले तो उसे मुंह ते ढको, वो हकलाया था। उफ, मेरी बात सुनो, जाओ मेरा पर्स उठाकर लाओ। कहने के साथ ही जफ़र उठा और भाग कर इसका पर्स ले आया। पर्स में ऐसा कुछ भी ना था। ताया के सांस की हल्की होती आवाज़ें वैसी ही सुनाई दे रही थी। खुदाया, वो क्या करे? ज़ख्म शायद बहुत बड़ा ना था, मगर बुढ़ापे की पहुंचती उम्र में यूं गिरना बहुत तशवीशनाक था। तायाबा, आंखें खोलें, हम आपको अस्पताल लेकर जा रहे हैं, मगर प्लीज़ आंखें खोलें। ताया फरकान ने ज़रा आंखें खोली और सर के इसबात से बताना चाहा कि वो ठीक है, फिर आंखें बंद कर दी। वह इनका उबलता खून कैसे रोके? अबाया करने वाली लड़कियों की अक्सरियत की तरह वो भी अबाया के नीचे दुपट्टा नहीं लेती थी। सो कुछ भी नहीं था कि ताया के जख्म पर रखती, मगर नहीं। इसने तेज़ी से ताया के माथे से हाथ हटाया, अपनी स्टोल पिन खींची और इसे सर से उतारा। कैचर में जकड़े बालों का जूड़ा ढीला होकर गर्दन की पुश्त पे आ गिरा। चेहरे के गिर्द से लेटे निकल कर अतराफ में झूलने लगी। ताया ने नीम व आंखों से इसे देखा। इसने स्याह कपड़ों को जल्दी जल्दी गोलमोल करके इनके माथे के जख्म पे दबा कर रखा। ताया ने कर्ब से आंखें बंद कर ली। जफ़र, गाड़ी इधर ले आओ, इनको जल्दी से अस्पताल ले चलते हैं। इसने एक हाथ से ताया के जख्म को कपड़े से दबाए सर उठाकर जफ़र को देखा। वो हक्का बक्का सा इसे देख रहा था। जफ़र, गाड़ी इधर ले आओ, वो गुस्से से ज़ोर से चलाई। वो स्प्रिंग की तरह उछल कर खड़ा हुआ और गाड़ी की तरफ भागा। चंद ही लम्हों बाद वो दोनों ताया को सहारा देकर गाड़ी में डाल रहे थे। फ़र्क कहाँ है? किधर? क्या वो घर जा चुका है? घर पे था। कार में बैठते हुए इसे ताया के दूसरे नंबर के बेटी का ख्याल आया, जो हौस जॉब कर रहा था। नहीं जी, फ़र्क भाई की आज काल थी, वो अस्पताल में है। ज़फ़र कार स्टार्ट करते हुए बेचैनी से इसे बैक मिरर से देखा। ठीक है, अस्पताल ले चलो, जल्दी करो। पिछली सीट पे ताया के साथ बैठी अभी तक इनके जख्म को स्याह कपड़े से दबाए हुए थी। मगर बाजी, आप ऐसे कैसे जाएंगी? जफ़र को ताया से ज़्यादा इसकी फिक्र थी। उफ, जो कहा है वो करो, तेज़ चलाओ गाड़ी। सफ़र चुप कर गया, मगर वो बेहद गैर आरामदेह था। चंद मिनट बाद इसने कार गेट के बाहर रोकी। हया ने चौंक कर इसे देखा। घर अस्पताल के रास्ते में ही था, मगर उन्हें वहाँ रुकना नहीं था। 1 मिनट बाजी में आया। जफ़र वो चंबे से आवाज़ें देती रह गई, मगर वो गेट के अंदर जा चुका था। पूरा मिनट भी नहीं गुजरा था जब वो दौड़ता हुआ वापस आया। ड्राइविंग सीट पे बैठा और दरवाज़ा बंद किया और एक दुपट्टा इसकी तरफ उछाला और कार स्टार्ट कर दी। ओह जफ़र, इसने जैसे थक कर नफ़ी में सारा लाया, फिर तयशुदा सफ़ेद दुपट्टा खोला और लपेट कर सर पे ले लिया। वो साइमा ताई का दुपट्टा था, वो पहचानती थी। ताया नीम व आंखों से इसे ही देख रहे थे। इतना वक्त दुपट्टा लाने में ज़ाया कर दिया तुमने। खैर थी जफ़र, मैं ऐसे ही चली जाती। जवाब में जफ़र ने हौले से सर झटका। 2 ख़ानदानों में दख्त डालकर अब हया जी कहती हैं कि मैं ऐसे ही चली जाती। ज़हरी लब वो खफकी से बड़बड़ाया था। इसे एकदम ज़ोर से हंसी आई, मगर वह बमुश्किल दबा गई। इस बदतमीज़ जफ़र को तो मैं बाद में देखूंगी।
फरह अस्पताल में ही था। ताया को फौरी तौर पर दाखिल कर लिया गया। उन्हें कार से टक्कर नहीं लगी थी, बस इसे आगे धकेलते हुए वो खुद तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाए थे। मुअम्मर आदमी के लिए गिरना ही बहुत मुश्किल, बहुत तकलीफ दे था, मगर फ़र्क का कहना था कि इतनी तशवीश की कोई बात नहीं, मामूली चोटें हैं, ठीक हो जाएंगी। एक तो पता नहीं इन डॉक्टर्स को इतने बड़े पैमाने पे चीर-फाड़ करने के बाद भी अच्छे खासे ज़ख्म भी मामूली क्यों लगते हैं। घर फ़ोन मत करना अभी, सब खामखा परेशान हो जाएंगे। वैसे भी टांका लगवाकर इनको घर ले जाएंगे, और तुम्हें तो चोट नहीं आई। फ़र्क इसे ताया अब्बा की हालत के बारे में बताने के बाद मुड़ने लगा तो एकदम जैसे इसे ख्याल आया। नहीं, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। इसने नहीं बताया कि इसका दायां घुटना और पाँव दुख रहा है। वो जहान सिकंदर की बीवी थी, इतने मामूली जख्मों को लेकर क्यों परेशान होती। जहान पता नहीं वो कहाँ था, इसने कब बताया कि वो किधर जा रहा है। इसका जहन फिर इस नहज पर भटकने लगा। तब ही फ़र्क ने कहा, तुम जफ़र के साथ घर चली जाओ, अब्बा खैरियत से हैं। इसने शाइस्तगी से पेशकश की। एक ज़माने में वो साइमा ताई के बकौल इसको पसंद करता था, मगर जब से वो तुर्की से आई थी, इसके पर्दे के बायस वो मुख्तात हो गया था। ताया को यहाँ छोड़कर कैसे जा सकती हूँ, मैं तुम लोगों के साथ ही जाऊंगी। फ़र्क गहरी सांस लेकर आगे बढ़ गया। अब्बा को इसने वहीं से कॉल करके इतला कर दी थी। ये भी कह दिया था कि अभी किसी को मत बताएं। ज़ीशान अंकल अब्बा के साथ घर पर ही थे। उन्होंने अब्बा को बताया था कि हया सुबह इनके ऑफिस आई थी, मगर जल्दी वापस चली गई। इसने बेख्तियार माथे को छुआ। क्या वो आज का दिन ही था? यूँ लगता था इस बात को सदियाँ बीत गई। ओह अब्बा, इनसे माजरत कर लें, मुझे कुछ काम याद आ गया था। फिर इसने इन दोनों को वलीद के मुतल्लिक बताया। वो कोई छोटी बात तो नहीं थी। इक़्तिदाम कत्ल था, और ज़ात में ताया फरकान असगर भी आए थे। अब्बा का गम व गुस्से से बुरा हाल था। इसने उन्हें खुद आने और घर में किसी को भी बताने से मना कर दिया कि वो लोग बस वापस आ ही रहे थे। रात अभी ज़्यादा गहरी नहीं हुई थी जब फ़र्क और जफ़र के साथ ताया अब्बा को लेकर घर पहुँचे। ताया चल सकते थे, मगर सहारा लेकर। एक तरफ से फ़र्क ने इनको सहारा दे रखा था और दूसरी तरफ से हया इनका बाजू थाम रखा था। घर के दाखिली दरवाजे पे वो बेख्तियार रुकी। एकदम से इसे बहुत कुछ याद आया था। वो इस घर में दाखिल नहीं हो सकती थी। चलो हया, मैं ज़्यादा खड़ा नहीं रह सकता, ताया ने नकाहत भरी आवाज़ में इसे उकताकर डांटा था। इसकी आंखों में बहुत सा पानी जमा होने लगा। बामुश्किल जी कहकर वो इनके हमरा चौखट के अंदर आई। लाउंज में बैठे तमाम अफराद चौंक कर खड़े हुए। इसने स्याह बाया पे सफ़ेद सितारों वाले दुपट्टे तिरछा निकाब ले रखा था। एक वो रात थी जब इसी जगह ताया ने इस सब के सामने बेइज्जत करके निकाला था, और एक आज की रात थी जब वो इस हालत में इस घर में दाखिल हुई थी कि इसका हाथ ताया ने पकड़ रखा था। ताया का बेटा इनके साथ था, और जिस दुपट्टे से निकाब कर रखा था वो साइमा ताई का था। क्या हुआ फ़र्क? हया, साइमा ताई, इरम, सोनिया भाभी सब परेशानी से दौड़े चले आए। फ़र्क सबके सवालों के जवाब दे रहा था। वो बस खामोशी से ताया को सहारा देकर इनके कमरे तक लाने में मदद कर रही थी। ताया अब्बा ने बेड पर लेटते तक इसका हाथ थामे रखा था। सारे घर वाले परेशान और मुतासब से इनके गिर्द जमा हो चुके थे। ताया लेट गए तो इसने नरमी से अपना हाथ अलहदा किया और इनका तकिया दुरुस्त किया। तब उन्होंने पूछा, कैसे हुआ ये सब? साइमा ताई परेशानी से पूछ रही थी। वलीद लगारी ने हमें गाड़ी से टक्कर मारी थी, और वो भी जानबूझकर। कौन वलीद लगारी? इरम ज़रा हैरत से चौंकी। कंपनी में हमारा शेयर होल्डर है, अमेर लगारी का बेटा। ताया की गर्दन तले तकिए रखते हुए वो सबके सवालों के जवाब दे रही थी। चूंकि वो इस कमरे में थी, इसलिए फ़र्क खुद ही वहां से चला गया था। हया, पानी सबको छोड़कर उन्होंने इसे मुखातब किया। वो तेज़ी से बाहर निकली। किचन में आकर पहले खुद पानी पिया, फिर इनके लिए पानी ले आई। बेटा, तुम्हारी शाल। उन्होंने गिलास लेते हुए नकाहत ज़दा लहजे में एक लफ्ज़ी इस्तफसार किया। शाल से मुराद इसकी स्टोल थी। इसने समझकर इस बात में सर हिला दिया। वो मैंने रख ली ताया अब्बा, इस्तेमाल के लिए नई स्टोल ले लूँगी, मगर इसे अपने पास रखूँगी। फिर वो नम आंखों से मुस्कुराई और इनका हाथ पकड़कर वहीं इनके पास बैठते हुए बोली, मैं इस स्टोल को कभी नहीं दूँगी ताया अब्बा। इसमें बहुत कुछ है जो मेरे लिए बहुत कीमती है। ताया अब्बा ने हल्के से मुस्कुराकर सर को इस बात में ज़रा सी जुम्बश दी और आंखें मूंद ली। साइमा ताई हकदक इनके हाथ को देख रही थी, जो हया ने दोनों हाथों में थाम रखा था। इनकी शायद समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है।
और खुद है या शायद सारी ज़िंदगी इस लम्हे की, इस कीमती लम्हे की वजाहत किसी को नहीं दे सकती थी, जो खामोशी से आया और थोड़े से खून का अखराज लेकर इसे बहुत कुछ दे गया। खून जो वाकई पानी से गाढ़ा होता है। ताया सो गए थे। फूफो, सलमान साहब और फातिमा ताई अभी वहीं बैठी थी। इन सबको जफ़र फौरन बुला लाया था। साइमा ताई और दावर बाई, सोनिया, बल्कि पूरा घर ही जाग रहा था। सब ताया के लिए परेशान थे। और क्या ज़रूरत थी शेयर होल्डर्स को सालाना डिविडेंड देने की। फादर डियरेस्ट, एक तो मैंने बगैर तनख्वाह के इतने दिन काम किया, ऊपर से डांट भी मुझे ही पड़ेगी। 2 उंगलियों से नकाब नाक से थोड़ी तक उतारते हुए वो खफकी से बोली, डियरेस्ट, एहसान जताने से ज़ाया हो जाया करते हैं। वो मुस्कुराते हुए बोले, रहने दें अब्बा। अच्छा बताएं, वलीद की FIR का क्या बना? वो पुलिस को नहीं मिल रहा। इसका बाप इसे गिरफ्तार नहीं होने देगा। बहरहाल मैं इसको ऐसे जाने नहीं दूंगा। एकदम वो संजीदा नजर आने लगे थे। लेकिन इस वक्त मैंने तुम्हें किसी और बात के लिए बुलाया है। जी कहिए। इसका दिल जोर से धड़का। अब्बा अपनी बीमारी के बायस बहुत से मामला से दूर रहे थे, मगर फिर भी इनके कानों तक बहुत कुछ पहुंच गया था यकीनन, और बलाआखिर उन्होंने हया से 2 टोक बात करने का फैसला कर लिया था। ये जहान साहब वापस क्यों गए हैं? इसे काम था कुछ, आ जाएगा कुछ दिन तक वापस। साइमा भाभी और कह रही थी कुछ। वो सोचती निगाहों से इसे देखते हुए बोले। हया ने लापरवाही से शाने उचकाए। साइमा ताई तो दादी पे भी सारी उम्र यही इल्ज़ाम लगाती रही थी कि वो इन पे जादू करवाती हैं। अगर साइमा ताई का जहान के बारे में तज्जिया दुरुस्त माना जाए तो दादी वाला भी दुरुस्त मानना चाहिए। वो भी हया थी, इसने भी हार ना मानने का तहैया कर रखा था। देखो, मुझे तुम्हारे इस बुरके वगैरह से कोई मसला नहीं है, मगर इसकी वजह से तुमने अपने ताया, अब्बा और अम्मा को बहुत नाराज़ किया है। तुम्हें चाहिए था कि तुम इनकी बात का एहतराम करती। बड़ों का हुक्म मानना फ़र्ज़ है। वो कुछ लम्हे सोचती निगाहों से उन्हें देखती रही, फिर कहने लगी, अब्बा आपको एक बात बताऊं? हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा था कि वह अपनी बीवी को तलाक दे दें। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ऐसा नहीं किया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का इल्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने उमर से फरमाया कि बीवी को तलाक दे दो। यूँ अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वालिद की बात का एहतराम करते हुए बीवी को तलाक दे दी। वो लखते बढ़ को रुकी। सलमान साहब सेठ से टेक लगाए एक हाथ में पेन घुमाए गौर से इसे सुन रहे थे। फिर हुआ यह कि उससे बाद एक शख्स इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आया और इनसे कहा कि मेरा बाप चाहता है कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूं। इमाम अहमद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि ऐसा हरगिज़ मत करना। इस शख्स ने जवाब में ये वाक़या बयान किया कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कहने पे इनके बेटे ने तो अपनी बीवी को तलाक दे दी थी, फिर मुझे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? अब्बा, आप जानते हैं इस पे इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस शख्स से क्या कहा? क्या? वो बेख्तियार बोले। हया हल्का सा मुस्कुराई। उन्होंने कहा, क्या तुम्हारा बाप उमर जैसा है? ऑफिस में एकदम खामोशी छा गई। सिर्फ घड़ी की सुइयों की टिक टिक सुनाई दे रही थी। वेल, तुम LLB के स्टूडेंट हो, मैं बहस में तुमसे जीत नहीं सकता। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि तुमने खुला के बारे में क्या सोचा। इसका जैसे किसी ने सांस बंद कर दिया। वो लम्हे भर को शल सी रह गई। तुम्हें याद है मैंने तुर्की जाने से कबल भी तुमसे ऐसी ही बात की थी? जी मुझे याद है। चंद सानिये बाद वह बोली तो इसका लहजा बेतासर था, और तब मैंने आपसे यही कहा था कि मुझे तुर्की जाने दें। अगर वहां जाकर मुझे लगा कि वो लोग तलाक चाहते हैं तो मैं इस रिश्ते को वहीं ख़त्म कर दूंगी। तो फिर अब हमारे दरमियान यही डील हुई थी कि तुर्की से वापसी तक आप मुझे टाइम देंगे, और अब अरसा हुआ तुम वापस आ चुकी हो। मैं वापस नहीं आई। ऑफिशियली मुझे अभी तुर्की से वापसी की क्लियरेंस नहीं मिली। परसों मैं इस्तांबुल जा रही हूँ। वापसी पे हम इस बात को डिस्कस करेंगे। वो बहुत एतमाद से कह रही थी। अब्बा मुतफिक नहीं थे, मगर फिर भी जैसे वक्ती तौर पर खामोश हो गए। अब्बा, वो एक और बात भी थी। हिम्मत करके इसने कहना शुरू किया। मैं सोच रही थी अगर क्लियरेंस करवाने के बाद मैं लंदन चली जाऊँ। ज़्यादा नहीं, बस 1 हफ्ते के लिए। मैं सिर्फ लंदन देखना चाहती हूँ। कोई ज़रूरत नहीं, आप ज़्यादा ही डिपेंडेंट नहीं होती जा रही। मुझे आपको ज़रा खींच कर रखना पड़ेगा। वो लम्हे भर की रवायती अब्बा बन गए। अब्बा प्लीज़। इसका लहजा मुल्तजी हो गया। कोई ज़रूरत नहीं, आप क्लियरेंस करवा के सीधी वापस आएंगी। जितना घूमना है इस्तांबुल में घूम लो।
तुर्की के किसी और शहर जाना हो तो बेशक चली जाओ, मगर अकेले नहीं, फ्रेंड्स के ग्रुप के साथ जाना। लंदन वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन सिर्फ 1 हफ्ते। हया, तुमने सुन लिया जो मैंने कहा? इनका लहजा नरम था, लेकिन अबरू उठाकर तनबीह करता अंदाज सख्त था। वो खफकी जिससे जी कहकर उठ गई। वो आज फिर यूनिवर्सिटी चली आई थी। डॉक्टर इब्राहिम से आज इसने वक्त नहीं लिया था, लेकिन फिर भी वो इसको अपने ऑफिस में मिल गई। आपने ठीक कहा था सर, हमें लोगों को वक्त देना चाहिए। इनके मुकाबले बैठी वो आज बहुत सुकून से कह रही थी, और वो इसी तवज्जो से इसे सुन रहे थे। सामने इसके लिए मंगवा कर रखी काफ़ी की सतह से धुएं के मरगोले उठकर फिजा में गुम हो रहे थे। इनके ऑफिस का खामोश पुरसुकून माहौल इसके असाब को रिलैक्स कर रहा था। यकीन करें सर, शुरू में आपके हिजाब की जितनी मर्जी मुखालिफ कर ले, लेकिन एक वक्त आता है कि वो इसे कबूल कर लेते हैं। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि वो आपको इसमें कबूल कर लेते हैं, चाहे उन्हें हिजाब तब भी इतना ही नापसंद क्यों ना हो जितना पहले था। अब मुझे यकीन आ गया है कि आहिस्ता आहिस्ता सारे मसले हल हो जाते हैं। बिल्कुल, उन्होंने मुस्कुराकर सर इस बात में हिलाकर तायद की। मगर सर, जब मैं अपने मसलों से घबरा गई तो आपके पास आई, और तब मैंने आपसे कहा था कि ये तो असल बिज सबर इंसानों को इंसानों से ही चाहिए होता है। आपने मेरी बात की तायद की थी, राइट? जी। फिर वो पूरी तवज्जो से सुन रहे थे। फिर सर, ये कि मेरी फूफो कहती हैं कि इंसान को अपने मसले दूसरों के सामने बयान नहीं करने चाहिए। जो शख्स ऐसा करता है वो खुद को बेइज्जत करता है। क्या ऐसा ही है सर? क्या हमें अपने मसले किसी से शेयर नहीं करने चाहिए? वो अपनी काफ़ी की सतह पे आए झाग को देखते हुए कह रही थी, जिसमें मुख्तलिफ अशकाल नज़र आ रही थी। मगर फिर हम तो असर बेसब्र कैसे करेंगे सर? जहान की तरफ के रोदात सुनकर इसके जहन में यह सवाल अटक कर रह गया था। आपकी फूफो ठीक कहती हैं, सवाल करना यानी किसी के आगे हाथ फैलाना, भले वो हमदर्दी लेने के लिए ही हो, हर हाल में नापसंदीदा होता है। इंसानों को वाकई अपने मसले अपने तक रखने चाहिए। दुनिया को अपनी प्रॉब्लम साइड दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। अपने मसले का वाकई इश्तहार नहीं लगाया करते। मगर वो लगता बर को रुके। वो नामहसूस तरीके से कुर्सी पे आगे को हुई। इसे इसी मगर का इंतज़ार था। मगर इंसान पे हर वक्त एक सा फैज़ नहीं रहता। मेरे बच्चे, वक्त बदलता है, मसले भी बदलते हैं। बाज़ दफ़ा इंसान ऐसी सिचुएशन में गिरफ्तार हो जाता है जिससे वो पहले कभी नहीं गुजरा होता। तब इसे चाहिए कि अपने मसले का हल किसी से पूछ ले। इंसान को सिर्फ तब अपने प्रॉब्लम शेयर करने चाहिए जब इसको वाकई अपने पास से इसका हल ना मिले। कोई एक दोस्त, कोई टीचर, फिर कोई अजनबी, किसी एक बंदे के सामने अपने दिल की भड़ास निकाल देने में कोई हर्ज नहीं होता, जो वाक़यातन असोबे सब्र करे। हाँ, लेकिन एक बात याद रखें, इस शख्स को कभी अपनी बैसाखी ना बनाएं। आपको हर कुछ दिन बाद किसी के अंधे रोने पे की आदत नहीं डालनी चाहिए। देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर होता है। हर वक्त दूसरों से तसल्ली लेने की बजाय बेहतर है कि हम तसल्ली देने वाले बने। तो असोबिल सब्र की तलकीन देने का नाम होता है, हर वक्त लेने रहने का नाम नहीं। इसने समझकर सर हिलाया। इसकी काफ़ी अब ठंडी पड़ती जा रही थी, जाके इश्काल छिड़ती जा रही थी। इसे खुशी थी कि आज वो सर के पास फिर से नए मसले लेकर नहीं आई थी। मैं समझ गई, और मुझे कुछ और भी बताना था आपको। इसे जैसे इसी पल कुछ याद आया। आपने कहा था मैं हिजाब की पहेली में कुछ मिस कर गई हूँ। मैंने इस बारे में बहुत सोचा, फिर मुझे एक ख्याल आया। अच्छा, वो क्या? वो दिलचस्पी से कहते ज़रा आगे को हुए। सर, जंगे हिजाब के ख़त्म होने के बाद बनु करीज़ा अपने किलों में जा छुपे थे। मुसलमानों ने इनका ताक़ब किया और इनको जा लिया। अगर बनु करबज़ा का फ़ैसला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर छोड़ा जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा से ज़्यादा इनको वो जगह छोड़ देने का हुक्म दे देते, मगर इनका फ़ैसला साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पे छोड़ा गया, जो कबीला औस से थे। उन्होंने बनु करबज़ा से फ़ैसला यहूद की अपनी सज़ाओं के मुताबिक किया, यानी कि तमाम मर्दों को गद्दारी के जुर्म में कत्ल किया जाए। ये बनी इसराइल के यहाँ गद्दारी की सज़ा थी। क्या मैंने यही बात मिस कर दी? आखिर में बनु करेज़ा को इनके अपने ही सज़ा देते हैं। डॉक्टर इब्राहिम मुस्कुराकर सर झटकते हुए आगे को हुए। ये आप कहाँ चली गई? गज़वा बनु करेज़ा जिनका आप जिक्र कर रही हैं, यह गज़वा अहज़ाब के बाद हुई थी। यह गज़वा अहज़ाब का हिस्सा नहीं थी। आयत हजाब कुरान की जिस सूरत में है, इसका नाम अहज़ाब बनु करबज़ा नहीं। आपको अहज़ाब के दायरा कार में रहकर इसका जवाब तलाश करना था। अच्छा, फिर आप मुझे बता दें कि मैं क्या मिस कर रही हूँ? इसने खफकी से पूछा। पता नहीं
सारी इसको क्या दिखाना चाहते थे? हया, इसने ये नहीं कहा था कि सूरत अहज़ाब और हजाब में मुमासलत है। ये आपने कहा था। आपने इसे पहेली कहकर एक चैलेंज के तौर पर कबूल किया था। सो आपको ये पजल खुद मुकम्मल करना है। सर, थोड़ी बहुत चीटिंग तो जायज़ है। हरगिज़ नहीं। अच्छा, कुछ खाएंगी आज? तो मेरे पास टर्किश कैंडीज भी नहीं है। नहीं सर, बस ये कॉफ़ी बहुत है, फिर मैं चलूँगी। अगली दफ़ा मैं आपके पास इस पहेली का आखिरी टुकड़ा लेकर आऊँगी, वो एक अज़म से कहती उठी। डॉक्टर इब्राहिम ने मुस्कुराकर सर को जुम्बश दी। नहीं, इन्हें जैसे अपनी इस ज़हीन स्टूडेंट से इसी बात की उम्मीद थी। यूनिवर्सिटी के फीमेल कैंप्स में एक दूसरी टीचर से मिलकर वो एंट्रेंस ब्लॉक से निकली तो सामने एक तवील रोज थी जिसके अहतमाम पर मेन गेट था। इसने गर्दन झुकाकर एक नज़र अपने पैरों को देखा जो स्याह हील वाली सैंडल्स में मुकीद थे। हील की इतनी आदत थी कि दुखते पैर के बावजूद इसने हील पहन ली थी, मगर अब चल चल कर दायां पाँव टुकने और एड़ी से दर्द कर रहा था। वो सर झटक कर तेज तेज कदम उठाने लगी। तवील सड़क अबूर करके वो गेट से बाहर आई तो सामने कार सामने ही खड़ी थी। ड्राइवर ने इसे आते देखकर फौरन पिछले सीट का दरवाज़ा खोला। वो अंदर बैठी और दरवाज़ा बंद कर दिया। ड्राइवर इलाही बख्श ने फौरन कार स्टार्ट कर दी। एच10 का वो खाली खाली सा इलाका था। यूनिवर्सिटी की हदूद से निकल कर कार अब मेन रोड पर दौड़ रही थी। अतराफ में दूर दूर फैक्ट्रियाँ, इमारतें, इंस्टीट्यूट्स थे। अभी वो ज़्यादा दूर नहीं गए थे कि अचानक इलाही बख्श ने ब्रेक लगाई। वो जो टेक लगाए बैठी थी झटके से मैकेनिकी तौर पर ज़रा आगे को हुई। क्या हुआ? ये गाड़ी सामने आ गई। अल्फाज इलाही बख्श के लबों पे ही थे कि हया ने विंडो स्क्रीन के पार इस मंजर को देखा। वो चमकती हुई स्याह कार्ड एकदम से सामने आई थी, यूं कि इनका रास्ता ब्लॉक हो गया था। ड्राइविंग सीट से स्याह सूट में मलबूस शख्स निकलकर तेजी से इनकी जानब आया था। हया यकटे के स्याह कार को देख रही थी। वो इस गाड़ी को पहचानती थी। इस गाड़ी ने ताया फरकान को टक्कर मारी थी। वलीद इसके दरवाजे से चंद कदम दूर ही था। गुस्से का एक अबाल इसके अंदर उठने लगा। इलाही बख्श, जल्दी से अब्बा को फ़ोन करो और बताओ कि वलीद ने हमारा रास्ता रोका है। मैं तब तक इससे ज़रा बात कर लूँ। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। वलीद इसके सामने आ खड़ा हुआ था, चेहरे पे तैश, आंखों में तनफ्फर। इसने किन आंखियों से गाड़ी में बैठे इलाही बख्श को नंबर मिलाते देखा। मेरा ख्याल था आप मुल्क से फरार हो चुके हैं, मगर नहीं, आप तो यही हैं। बहुत सुकून इत्मीनान से कहती वो इसके सामने खड़ी थी। खैर, चंद दिन का ऐश है मिस्टर लगारी, फिर आपको कत्ल के केस का सामना करना ही होगा। मेरी बात सुनो। एक हाथ कार की छत पर रखे दूसरे हाथ की उंगली से तनबीह करता वो बहुत ऐश के आलम में कह रहा था, तुम इस मुकदमे में मेरे खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं कहोगी। ये एक एक्सीडेंट था और तुम अपने बयान में यही कहोगी। मैं बयान दे चुकी हूँ और तुम नामजद मुलजिम ठहराए जा चुके हो। अपनी बकवास अपने पास रखो। जो मैं कह रहा हूँ तुम वही करोगी। तुम ये मुकदमा फ़ौरन वापस ले रही हो, सुना तुमने? वो बुलंद आवाज़ से बोला था। इलाही बख्श फ़ोन कान से हटाकर दोबारा नंबर मिला रहा था। शायद राब्ता नहीं हो रहा था। और अगर मैं ऐसा ना करूं तो तुम क्या करोगे? मुझे दोबारा अपनी गाड़ी के नीचे देने की कोशिश करोगे? इसने इस्तज़ाया सर झटका। वलीद चंद लम्हे लब पेंचे से देखता रहा, फिर एक तंजिया मुस्कुराहट इसके लबों को छू गई। मेरे पास तुम्हारे लिए इससे बेहतर हल मौजूद है। अच्छा, और वो क्या? वो इसी के अंदाज में बोली। अतराफ से गाड़ियां जन की आवाज़ के साथ गुजर रही थी। वलीद ने गाड़ी की छत से हाथ हटाया, जेब से अपना मोबाइल निकाला, चंद बटन प्रेस किया और फिर इसकी स्क्रीन हया के सामने की। क्या इस मंजर को देखकर कोई घंटी बजी है जहन में? एक तपाने वाली मुस्कुराहट के साथ वो बोला। हया ने एक निगाह इसके मोबाइल स्क्रीन पर डाली, मगर फिर हटाना भूल गई। इधर ही जम गई। मुंजमिद शल साकत, शरीफों का मुजरा। इस वीडियो की झलक किसी ने खोलता हुआ पीतल इसके ऊपर डाल दिया था। अंदर बाहर आग में लिपटे गोले बरसने लगे थे। बेयकीनी सी बेयकीनी। निकल गई नाकड़। अब आई हो ना अपनी औकात पे। वलीद ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाते मोबाइल बंद करके जेब में डाला। नकाब से झलकती इसकी शशंत साकत आंखें अभी तक वहीं मुंजमद थी। जरा सोचो, इस वीडियो के साथ क्या क्या कर सकता हूँ। और अब कदरे मुस्कुराकर कह रहा था। हया का शौक इसे समझाने के लिए काफ़ी था कि तीर ऐन निशाने पे लगा है। अगर मैं इसे तुम्हारे ख़ानदान के सारे मर्दों तक पहुंचा दूँ तो क्या होगा हया बीबी? कभी सोचा तुमने? क्या अब भी तुम मेरा नाम इस केस में ले सकोगी?
फिर इसने मुस्कुराते हुए नफी में सर हिलाया। ऐसी गलती कभी न करना, वरना मैं तुम्हें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। वो जो आंधी तूफान की तरह आया था, किसी पुरसुकून फाते की तरह पलट गया। अपनी गाड़ी में बैठकर दरवाज़ा बंद किया, साइड मिरर से देखते हुए हाथ हिलाया, सन ग्लासेस आंखों पे लगाए और गाड़ी आगे बढ़ाकर ले गया। वो अभी तक कार के साथ शल सी खड़ी थी, नकाब के अंदर लब इसी तरह खुले और आंखों की पुतलियां साकन थी। इसकी दिल की धड़कन हल्की हो गई थी, जैसे कोई लुटी पुटी कश्ती समंदर की गहराई में डूबती चली जा रही हो, नीचे और नीचे, गहराई पाताल। बड़े साहब फोन नहीं उठा रहे, अब क्या करना है मैम? इलाही बख्श गाड़ी से बाहर निकल कर इसे पूछने लगा। इसका सकता जरा सा टूटा। बेहद खाली खाली नजरों से इसने इलाही बख्श को देखते नफी में सर हिलाया और फिर बिना कुछ कहे गाड़ी में बैठ गई। इसका सारा जिस्म ठंडा पड़ गया था, ठंडा और नीला, जैसे चांदी के मुजस्मे को किसी ने जहर दे दिया हो। वो कब तक घर पहुंचे, कैसे नीचे उतरी, इसे होश नहीं आया। बहुत छोटे कदम उठाते हुए अंदरूनी दरवाजा खोलकर इसने लाउंज में कदम रखा ही था कि सामने कोई खड़ा नजर आया। ब्लू जीन्स, स्याह टी शर्ट, सुनहरी रंगत, बड़ी बड़ी आंखें। वो हंसते हुए किसी से बात कर रहा था। आहट पे पलट कर हया को देखा, जो मकैनिकी अंदाज में नकाब नाक से उतार कर थोड़ी तक ला रही थी। यह हमारे घर में जामिया हिफ्सा कहाँ से आ गया? वो खुशगवार हैरत के ज़ेरे असर बोला। हया ने देर से पलकें चिपकाई। इसकी आंखों ने इस शख्स को चेहरा अपने अंदर मकीद किया। फिर बसारत ने यह पैगाम दिमाग को पहुंचाया। दिमाग ने जैसे सुस्त रवि से इस पैगाम को डिकोड किया और फिर इस शख्स को नाम इसके लबों तक पहुंचाया। रोहेल। चंद लम्हे लगे थे इसे अपने शैल होते दिमाग के साथ अपने बड़े भाई को पहचानने में। इतने शौक तो अब्बा भी नहीं हुए थे जितने तुम हुए, मुस्कुराकर कहता हुआ आगे बढ़कर इससे मिला। वो खुश था। अब्बा और इसका मामला हल हो गया क्या? वो कुछ समझ नहीं पा रही थी, बस खाली खाली नजरों से इसे देख रही थी। हया, ये नताशा है, इधर आकर मिलो। अम्मा ने जाने कहाँ से इसे पुकारा था। इसने धीरे से गर्दन मोड़ी। अम्मा के साथ लाउंज के सोफे पे एक लड़की बैठी थी। इसका दिमाग मजीद काम करने से इनकारी था। इसने बस सर के इशारे से इस अनजान लड़की को सलाम किया और फिर रहेल को देखा। मैं आती हूँ, सर में दर्द है, सोना है मुझे। मुबहिम टूटे बेरब्त अल्फाज कहते हुए वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। पीछे से शायद अम्मा ने इसे पुकारा था, मगर इसने अंदर आकर दरवाज़ा बंद किया और कुंडी लगा ली। जहन इस तरह से एक नुक्ते पर मुंजमद हो गया था कि वहां से आगे पीछे नहीं जा रहा था। किसी खुदकार रोबोट की तरह इसने अबाया बटन खोले, फिर सर से स्याह स्कार्फ अलहदा किया तो बालों का जूड़ा खुल गया। सारे बाल कमर पर गिरते गए। इसने स्याह लंबी कमीज के साथ सफ़ेद चूड़ीदार पजामा पहन रखा था। इर्द गिर्द हर शय अजनबी सी लग रही थी। वो खाली उस जहनी के आलम में चलती बाथरूम की तरफ आई, दरवाज़ा खुला छोड़ दिया और बाथरूम की सारी लाइटें जला दी। वो इसी अंदाज में चलती हुई शावर तक आई और इसे पूरा खोल दिया। फिर बाथ टब की मंडेर के किनारे पे बैठ गई। इसकी स्याह लंबी कमीज का दामन अब पैरों को छू रहा था। शावर से निकलती पानी की तेज़दार बूंदें सीधी इसके सर पे गिरने लगी। वो जैसे महसूस किए बिना सामने सिंक के साथ स्लिप पे रखे पाट पूरी भरे शीशी के प्याले को देख रही थी, जिसकी खुशबू पूरे वात में फैली थी। इंसान समझता है कि गुनाह बुला देने से वो ज़िंदगी से खारिज हो जाते हैं, मगर ऐसा नहीं होता। गुनाह पीछा करते हैं। वो अरसे बाद भी अपने मालिक से मिलने आ जाया करते हैं। गुनाह कब्र तक इंसान का पीछा करने आते हैं। इसके गुनाह की भी एक दफ़ा फिर इसके सामने आ गए थे। उन्होंने दुनिया के हजूम में भी अपने मालिक को तलाश कर लिया था। मूसलाधार पानी इसके सर से फिसल कर नीचे गिर रहा था। बाल भीग कर मोटी लिटों की सूरत बन गए थे। इसका पूरा लिबास गीला हो चुका था। वह यकटिक सामने टाइल से मज़य्यन दीवार को देख रही थी। वलीद के पास वह वीडियो कहाँ से आई वो नहीं जानती थी, मगर एक बात तो तय थी, अल्लाह ने इसे माफ़ नहीं किया था। इसके गुनाह धुले नहीं थे। वो आज भी इसके साये की तरह इसका पीछा कर रहे थे, और अगर वो सब कुछ इसके ख़ानदान वालों के सामने आ गया तो पानी की बौछार अभी तक इसे भुगो रही थी। इसके चेहरे, बालों और सारे वजूद में मोटी मोटी बूंदें गिर रही थी, ऐसे जैसे बारिश के कतरे होते हैं, जैसे सीप से निकले मोती होते हैं, जैसे टूटे हुए आंसू होते हैं। वो पूरी तरह भीग चुकी थी, मगर वो अभी तक यूं ही शल सी बैठी थी। ये क्या हो गया था? वो अब क्या करेगी? वलीद के हाथ इसकी कमज़ोरी लग गई थी। वो इसके खिलाफ गवाही ना दे तो क्या वलीद बस कर देगा? नहीं, वो जान चुका है कि इसके पास क्या चीज़ है। वो इसे बार बार इस्तेमाल करना चाहेगा।
क्या वो इसी तरह इसके हाथों ब्लैकमेल होती रहेगी? इसने क्यों वलीद को थप्पड़ नहीं दे मारा? वो क्यों डर गई? वो क्यों जाहिर नहीं कर सकी कि इसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता? मगर वो यह जाहिर नहीं कर सकती थी। वो सब कुछ इतना गैर मुतवक्का हुआ था कि इंसान होने के नाते वो संभल नहीं सकी थी, और वलीद जीत गया था। अल्लाह ने इसे माफ़ नहीं किया। नीली मस्जिद में बैठकर इसने कितनी माफ़ियाँ मांगी थी, कितना नूर मांगा था, और अब खुद को इसकी पसंद के मुताबिक डालने के बाद जब इसे अपने गुनाह भूलते जा रहे थे तो अचानक वो सब इसके सामने ला खड़ा कर दिया गया था। वो बुरी लड़की नहीं थी, इसका कोई अफेयर नहीं रहा था। दुकानदार को रुपए पकड़ाते वक्त भी एहतियात करती थी कि हाथ न टकराए, मगर खूबसूरत दिखने की ख्वाहिश से इससे चंद गलतियां हुई थी और वो अब तक माफ़ नहीं हो सकी थी। जाने वो कब उठी, शावर बंद किया और भीगे बालों और कपड़ों समेत बेड के साथ नीचे कारपेट पे आ बैठी। आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आंकड़ों बैठे सीने के गिर्द बाजू लिपेटे सर घुटनों में दिए वो कब सोगी इसे पता भी नहीं चला। जब वो उठी तो ईशा की अजान हो रही थी। कमरे में तारीकी फैली थी, लिबास और बाल अभी तक नम थे। जरा हवास बहाल हुए तो रहील और उसकी बीवी का ख्याल आया। इसने तो इसे ठीक से देखा भी नहीं था। पता नहीं अम्मा ने क्या नाम लिया था। फ्रेश होकर अंगूरी लंबी कमीज के साथ मैरून चूड़ीदार पजामा और मैरून दुपट्टा लेकर वो गीले बालों को ड्रायर से सुखाकर बाहर आई तो घर में चहल पहल सी थी। सहरश और सना अब्दा चची के साथ आई हुई थी। इरम, सोनिया और साइमा ताई भी लाउंज में थी। रोहेल की बीवी फातिमा के साथ वाले सोफे पे दोपहर के अंदाज में बैठी थी, टेक लगाकर टांग पे टांग रखे। गुलाबी कमीज के साथ कैपरी, बाल स्याह घंघरियाले मगर बुरी सुनहरी स्ट्रिकिंग में ड्राई करवा रखे थे। नकोश से वो नेपाली कम और ज़रा साफ रंगत की अमेरिकन ज़्यादा लगती थी। रंग गंदमी और रुखसार की हड्डियाँ ऊंची, बवें बेहद बारीक और चेहरे के जिल्द आम अमेरिकन लड़कियों की तरह फेस वैक्सिंग करवाने के बाद जैसे छीली हुई सी लगती थी। लबों पे एक हल्की सी मुस्कुराहट। हया को समझ नहीं आया कि वैसे अच्छी लगी थी या बुरी। सॉरी, सुबह मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, सही से मिल नहीं सकी। अंग्रेजी में इससे बात करते हुए इसने एक नज़र अम्मा पे डाली। अम्मा इतनी नॉर्मल क्यों थी? क्या अब अम्मा और अब्बा ने इस लड़की को कबूल कर लिया था इतनी आसानी से? इट्स ओके। ना तो अंदाज में रखाई थी, ना ही वालहाना गर्मजोशी, बस नॉर्मल सोबर सा अंदाज। हया अभी तक खड़ी थी, इससे बैठा ही ना गया। अजीब सी बेचैनी थी, सो माजरत करके किचन की तरफ चली आई। किचन और लॉन्च के बीच की आधी दीवार खुली थी, सो इसे दूर से फूफो काम करती नजर आ गई थी। तुम ठीक हो? वो एक डिश की ड्रेसिंग करते हुए आहट पे पलटी। वही जहान वाली आंखें, वही नरम मुस्कुराहट। जी सॉरी, मैं दोपहर में ज़रा थकी हुई थी। नताशा से मिलनी? फूफो ने लाउंज के सोफों पे बैठी औरतों की तरफ इशारा किया। वो चौंकी। इसका नाम नताशा है? सरगोशी में पूछते बजाहिर चीज़ें उठा उठा कर फूफो को दे रही थी। हाँ, क्यों, क्या हुआ? ओह, फूफो समझ गई। अगर रूसी इस खूबसूरत नाम से कुछ गलत मतलब लेते तो इसमें इस नाम का क्या कसूर? कसूर तो रूसियों का है ना। सही, मगर रोहेल अचानक आ गया। अब्बा का रिएक्शन क्या था? वो वलीद की बातों के असर से ज़रा निकली थी तो इन बातों का ख्याल आया। वो इसीलिए बगैर बताए आया है। बस भाई ने थोड़ा बहुत झिड़का और फिर रोहेल ने माफ़ी मांग ली और नताशा ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। सो भाई मान गए। वह बेयकीनी से उन्हें देखे गई। इतनी आसानी से ये सब कैसे हुआ? इसे याद था कि इस शादी की वजह से अब्बा को हार्ट अटैक हुआ था। और ओवन में डिश रखकर ढक्कन बंद करते फूफो ने गहरी सांस ली। तो फिर और क्या करते भाई? अब वो शादी कर चुका है और नताशा को मुसलमान कर ही चुका है, तो बस बात ख़त्म। रोहेल इनका अकलौता बेटा है, पहलोटी की औलाद। ओवन का टाइम सेट करके इनकी तरफ पलटी तो इनके चेहरे पे एक थकान ज़दा मगर बेशिकवा मुस्कुराहट थी। वो इनका बेटा है हया, और बेटों के कसूर जल्दी माफ़ कर दिए जाते हैं। स्लीप पर लटकाने को सिर्फ बेटियां होती हैं। कुछ था जो इसके अंदर टूट सा गया था। फूफो अब काउंटर की तरफ चली गई थी। बहुत से आंसू इसने अपने अंदर उतारे और फिर चेहरे पर ज़ाहिरी बशाशत लाकर वह इनकी तरफ पलटी। आप ये सब क्यों कर रही हैं? और नूर बानो किधर है? वो ड्राइंग रूम में भाई वगैरह को चाय देने गई हैं। मैंने सोचा मैं खाने को आखिरी दफ़ा देख लूँ। खाने का काम औरत को खुद करना चाहिए ताकि खाने में औरत के हाथ का जायका भी आए। तो नूर बानो है ना फूफो?
बेटा, औरत के हाथ का जायका सिर्फ इसकी फैमिली के लिए होता है। नूर बानो के बनाए खाने में इसके अपने बच्चों का जायका आएगा, मगर इसके मालिकों को नहीं। वो जहान की माँ थी, इनसे कौन बहस करता। सो वापस लाउंज में आकर बैठ गई। जहन में वलीद की बातें अभी तक गर्दिश कर रही थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। दरमियान में अब्बा एक दफ़ा किसी काम से आए तो इसे बुलाकर पूछा। इलाही बख्श कह रहा था, वलीद ने तुम्हारा रास्ता रोका है। वलीद का नाम लेते हुए इसकी आंखों में बरहमी दर आई थी। वैसे वो नॉर्मल लग रहे थे, जैसे नताशा से कोई मसला ना हो। जी, वो धमकी दे रहा था कि अगर हमने इसके खिलाफ कोई कदम उठाया तो हम पर जाती हमले भी कर सकता है। अटक अटक कर इसने चंद फिक्रे जोड़े। मैं इसको देख लूंगा, अब अकेले बाहर मत जाना। अब्बा कहकर आगे बढ़ गए। अब क्या फ़ायदा, कल तो वैसे भी इसे इस्तांबुल चले जाना था। खाने के बाद सना ने इससे कहा कि वह तुर्की की तस्वीर दिखाए सबको। वो लैपटॉप लेने कमरे की तरफ जाने लगी तो इरम इसके साथ आ गई। इसके सर में दर्द था और वो ज़रा लेटना चाह रही थी। तुमने देखा आबदा चाची और सहरिश कैसे सारा वक्त फूफो के आगे पीछे फिर रही थी। इरम बेड पे तकिया दुरुस्त करके लेटती बोली थी। वाकई सहरिश सारा वक्त सिर्फ फूफो से बातचीत कर रही थी, जैसे मुझे इनकी परवाह। वो लैपटॉप टाइप बाहर आ गई। जब वो लैपटॉप मेज़ पे रखे अपने साथ बैठी सना को एक एक करके तस्वीर दिखा रही थी तो नताशा सना की दूसरी जानब सिंगल सोफे पर बैठी थी। वो ज़्यादा वक्त खामोश ही रही थी, बस कभी किसी बात का जवाब दे देती, कभी मुस्कुरा देती और कभी अमरीकियों के मखसूस अंदाज में नखरे से शाने उचका देती। 1 मिनट पीछे करना। वो कदा में अपने डीजे की तस्वीर आगे करती जा रही थी जब इसने नताशा को सीधा होते देखा। वो बेख्तियार से मुड़कर नताशा को देखा और तस्वीर पीछे की। वो डीजे थी। अदा के बाजार का मंजर। अकब में जहान खड़ा बग्गीबान से बात कर रहा था। वो बग्गी की सवारी से चंद मिनट कबल का फोटो था। वो तस्वीरें नहीं बनवाता था, मगर इत्तेफाक से इसकी तस्वीर में नजर आ ही गया था। ये जहान है ना? नताशा जैसे खुशगवार हैरत से बोली। लाउंज में मौजूद तमाम खवातीन रुक कर इसे देखने लगी। वो ज़रा आगे होकर बैठी मुस्कुराते हुए स्क्रीन को देख कर कह रही थी, तुम कैसे जानती हो? फातिमा ने अचंभे से इसे देखा। ये हमारे पास आया था एक दफ़ा, नाइट स्टे किया था हमारी तरफ। बहुत स्वीट है ना? इसने ताइदी अंदाज में हया को देखा। हया ने एक नज़र सब पर डाली और फिर इस बात में सर हिला दिया। वो कितना स्वीट है, मुझसे बढ़कर कौन जानता है। हाँ, इसने बताया था। मुझे खुशी है तुम्हें याद रहा। फूफो मुस्कुराई थी। रोहेल से वो इन टच थी, मगर नताशा से उन्हें अच्छा नहीं लगा था। ऑफ कोर्स आंटी, इसने बिलखुसूस बताया था कि वो रोहेल की बहन का शौहर है, सो मैं कैसे बोल सकती थी। सहरश ने आबदा चाची को देखा और आबदा चाची ने साइमा ताई को। चंद मुतजब्जब निगाहों के तबादले हुए और जैसे लम्हे भर के लिए खामोशी छा गई। पहली बार इसे नताशा बहुत अच्छी लगी। वलीद की बातों से छाई कल्फत जरा कम होगी और वो उन्हें बाकी तस्वीर दिखाने लगी। फिर जब लैपटॉप रखने कमरे में आई तो इरम इसके बेड पर लेटी इसके फ़ोन को कान से लगाए दबी दबी गुस्सीली आवाज़ में बात कर रही थी। ये लड़की बीना, हया ने बमुश्किल गुस्सा जब्त किया। इरम इसे देखकर तेज़ी से अलविदाई कलमान कहने लगी। प्लीज़ कॉल क्लियर मत करना, मेरे अहम नंबर ज़ाया हो जाएंगे। इसने भी कॉल काटी ही थी कि हया ने फ़ोन के लिए हाथ बढ़ा दिया। इरम ने बगैर किसी शर्मिंदगी के फ़ोन को इसके वापस कर दिया और कमरे से निकल गई। हया ने कॉल लग चेक किया, इसी नंबर पे जो इसने अपने मोबाइल के अंदर एक मैसेज में महफूज कर रखा था। इरम ने आधा घंटा बात की थी, 30 मिनट और 50 सेकंड। चूँकि नंबर फ़ोन बुक में महफूज नहीं था, सो इरम को नंबर मिलाते मालूम ना हो सका कि यह नंबर इस फ़ोन में पहले से दर्ज है। वो तासुफ बड़ी गहरी सांस लेकर रह गई। ये लड़की पता नहीं क्या कर रही थी। आयशा गुल कहती थी, अच्छी लड़कियां छुपे दोस्त नहीं बनाती। काश वो ये बात इरम को समझा सकती। वो वापस लॉन्च में आई तो बातों का दौर वैसे ही चल रहा था। फिर साइमा ताई ने एकदम इसे मुखातिब किया, जहान की वापसी का क्या प्रोग्राम है हया? शायद ये जताना मकसूद था कि इसे जहान की खबर तक नहीं। इसने बहुत ज़ब्त से गहरी सांस ली। सबीन पप्पो अभी तक किचन तक गई थी। कल मैं इस्तांबुल जा रही हूँ तो फिर देखते हैं क्या प्रोग्राम डिसाइड होता है। तुम्हारी कब वापसी होगी? सहरश ने बहुत सादगी से पूछा। इसे लगा सब मिलकर इसकी तहकीर कर रहे हैं। कुछ नहीं कह सकती, जहान के प्रोग्राम पर मुनहसिर है। इसने बेपरवाही से शाने उचकाई। शायद हफ्ता लग जाए, फिर हम साथ में वापस आ जाएंगे। इसके लहजे की मजबूती पे सब ने हत्ता कि फातिमा ने भी इसे बेख्तियार देखा।
वो नज़रअंदाज करके सना की तरफ मुतवज्जा होगी, जो प्याले में पानी भरकर लाई थी और अपने पर्स से सुर्ख गुलाबी और कास्नी नील पॉलिश की शीशियाँ निकाल कर मेज़ पर रख रही थी। इसे मार्बल नेल पॉलिश लगानी थी और वो जानती थी कि हया से बेहतर कोई ये काम नहीं कर सकता। लगा कर दे रही हूँ, मगर वज़ू करने से पहले धो लेना। सब अभी तक ऐसे ऐसे देख रहे थे। वो जैसे बेनियाज सी होकर नेल पॉलिश एक एक कतरा पानी में टपकाने लगी। तीनों रंग बुलबुलों की सूरत में पानी की सतह पर तैरने लगे। इसकी उम्मीदों और दाव जैसे बुलबुले। वो जानती थी वो बहुत बड़ी बात कह गई है। जहान तुर्की में नहीं था और वो इसके साथ वापस नहीं आएगा, मगर वो इसको मज़ीद खुद पे हंसने का मौका नहीं देना चाहती थी। अब अंगूठा डालो। इसके कहने पे सना ने अंगूठा पानी में डुबोकर निकाला तो नाखिन पे तीनों रंगों का मार्बल प्रिंट छप गया था। वाह! सना सताइश से अंगूठे को हर जाविये से देखने लगी। वो कुदरती सा डिज़ाइन था और बहुत खूबसूरत था। कुदरत के डिज़ाइन भी किस कदर खूबसूरत होती है ना, इंसान की डिज़ाइनिंग से ज़्यादा खूबसूरत। रात देर से वो रहेल के साथ ताया अब्बा की तरफ गई थी ताकि जाने से कबल इनसे मिल ले और तबीयत भी पूछ ले। ताया अब्बा की पट्टी बंदी थी और वो कदरे बेहतर लग रहे थे। तुम बहन भाइयों का भी आना जाना लगा रहता है, उन्होंने अपने मखसूस अंदाज में कहा। वो बेड पे तकियों से टेक लगाकर नीम दराज थी। परसों अगर इसे लगा था कि वो पहले जैसे ताया फरकान बन गई हैं तो वो गलत थी। गो कि सर्द महरी की दीवार गिर चुकी थी और नॉर्मल अंदाज में इससे बात कर रहे थे। फिर भी पहले वाली बात ना थी। इसने अपने हिजाब से इनके जख्म को मरहम दिया था। ये बात जैसे पुरानी हो गई थी। फितरत कभी नहीं बदलती। और जहान का क्या प्रोग्राम है? जहान मेरे साथ ही वापस आएगा। ताया के जवाब में इसने ज़रा ऊंची आवाज़ में कहते हुए करीब बैठी साइमा ताई को फिर से सुनाया था। ताई को जैसे ये बात पसंद नहीं आई थी, उन्होंने रुख फेर लिया। वापसी पे दोनों घरों का दरमियानी दरवाज़ा अबूर करते रोहेल ने पूछा, साइमा ताई सुबह बता रही की थी कि जहान तुम्हें तुम्हारे बुरके की जिद की वजह से छोड़ कर गया है। अया ने गहरी सांस लेते हुए दरमियानी दरवाज़ा लाक किया और फिर रोहेल की तरफ मुड़ी। तुम्हारे FSC प्री इंजीनियरिंग में कितने मार्क्स आए थे? मेरे मार्क्स? वो हैरान हुआ। 991। क्यों? और जब तुम्हारे 991 नंबर आए थे तो साइमा ताई ने कहा था कि इस फेडरल बोर्ड वालों से पेपर गुम हो गए थे, सो उन्होंने रैंडमली मार्क्स करते हुए शरीनी की तरह नंबर बांटे हैं। और इस को ख़ानदान से सुनकर तुमने कहा था कि 1 मिनट, मुझे तुम्हारे अल्फाज दोहराने दो। वो इस शाम में पहली मर्तबा मुस्कुराई। तुमने कहा था साइमा ताई इस दुनिया की सबसे झूठी खातून है। ओके समझ गया। रोहेल हंसते हुए सर झटक कर इसके साथ पुरुष की तरफ बढ़ गया था। 6 माह कबल इसने एक भयंकर ख्वाब देखा था। इस वाहियात वीडियो की सीडीज घर पहुंच गई थी। इरम लाउंज में ज़मीन पे बैठी रो रही थी और ताया अब्बा रोहेल सब वहाँ मौजूद थे। तब इसने सोचा था कि रोहेल तो अमेरिका में है, फिर इधर कैसे आया। मगर अब रोहेल इधर आ गया था। इस भयानक मंजर के सारे किरदार यहाँ मौजूद थे। जब वो तुर्की से वापस आएगी तो क्या इसका इस्तकबाल इस ख्वाब जैसा होगा? इससे आगे वो कुछ नहीं सोचना चाहती थी। इस्तांबुल वैसा ही था जैसे वो छोड़ कर गई थी। टाकसम के मुजस्मा आज़ादी के पत्थरों का रंग, ट्यूलिप्स की महक, इस्तकलाल जदेसी में चलते लोग, सबांजी की मसनूई झील, हर शय पहले जैसी थी। बस डीजे नहीं थी और जहान नहीं था। मगर इन दोनों का अक्स इस्तांबुल के हर गली कोचे और बास्फोर के नीले जाग के हर बुलबुले में झिलमिलाता था। इस शहर ने इसकी ज़िंदगी बदल दी थी और अब इस बदली हुई ज़िंदगी में वो इस शहर को भूल नहीं सकती थी। बबोकदा की बंदरगाह से चंद कोस दूर पत्थरों के साहल पे एक बड़े पत्थर पे बैठी एक हाथ से दूसरे हाथ की उंगली में पड़े प्लेटिनियम बैंड को घुमाती समंदर को देख रही थी। परसों जब वो इस्तांबुल आई थी तब से अब तक वो जहान का हर नंबर मिला चुकी थी, मगर सब बंद थे। वॉइस मैसेज इसने फिर भी नहीं छोड़ा था। क्या कहे, अल्फाज ही ख़त्म हो जाते थे। क्लियरनेस के तमाम मामला इसकी तवक्का से जल्दी हो गए थे। वीज़ा इसने बढ़वा लिया था। पहले इसे लगा वो देर से वापस आई है, मगर फ़लस्तीनी लड़के और इसराइली टाली भी अभी भी गए नहीं थे। इनकी आज रात की फ़्लाइट थी और फ्रीडम फ्लोटिला जो दोस्ती तोड़ी थी वो अब तक जुड़ ना पाई थी। सुबह अदालार आने से कबल इसने मोतसिम को फिर से अबाए के लिए शुक्रिया कहा था। वह जवाबन मुस्कुरा कर रह गया था। बलाखिर आज शाम इनका तुर्की में यादगार सेमेस्टर इख्तिताम पजीर हो जाना था। खुद इसका क्या प्रोग्राम था वह भी कुछ फैसला नहीं कर पाई थी। जहान लंदन में ही था।
और वो इधर नहीं जा सकती थी। इसको लिए बगैर वो वापस जाना नहीं चाहती थी। क्या करे? एक लहर तैरती हुई इसके करीब आई और फिर वो वापस पलट गई। वो अपने ख्यालों से चौंकी। लहर इसके करीब एक छोटा सा सीप डाल गई थी। इसने सीप चुनने और सा हुआ तर्क कर दिए थे। खाली सीप खोलने से बड़ी मायूसी क्या होगी भला? मगर न जाने क्यों वो उठी और आगे बढ़कर जाकर झुकते हुए वो सीप उठाया। दाएं पैर जोर से पड़ने से अभी तक तकलीफ होती थी। सीप लेकर वो वापस पड़े पत्थर पे आ बैठी और दोनों हाथों में इसे उलट पलट कर देखा। सफ़ेद सरमई सीप जिस पे बुरी गुलाबी रगें सी बनी थी। सीप गीला था और रेत के ज़रात इस पे लगे थे। इसने पर से टिश्यू निकाला और सीप को अच्छी तरह साफ किया। फिर जहाँ तक कि ठंडा सख्त खोल चमकने लगा और फिर वहाँ से उठाई। पैकिंग के लिए दूर दूर तक टोलियों में बैठे सियाहों से इसे छुरी मिलने की तवक्को थी, मगर एक ख्वांचा फरोश सामने ही खड़ा नजर आ गया था। इसके पास चाकू था। हया ने इससे चाकू लिया और वहीं इसकी रेडी के साथ खड़े खड़े सीप को चाकू से काटा। इसने तय कर लिया था कि इसकी ज़िंदगी का आखिरी सीप होगा। इसमें से या तो मोती निकलेगा या फिर नहीं निकलेगा, मगर इन दोनों मुमकिनात से जो भी हो वो दोबारा कभी सीप नहीं चुनेगी। इसने कटे हुए सीप के दोनों बाहम मिले टुकड़ों को आहिस्ता से अलग करते हुए खोला। धीरे धीरे दोनों टुकड़े अलग होते गए। वो एक टिक सी खुले सीप को देख रही थी। तीसरा काम भी हो सकता था, ये इसने सोचा नहीं था। करीबन आधे घंटे बाद वो बहारे गुल के सामने हलीमा आंटी की फर्शी नशिस्त वाले कमरे में बैठी थी। तुम कहाँ चली गई थी हया? सब मुझे छोड़कर चले गए, वो बहुत उदासी से कह रही थी। वो दोनों आमने सामने जमीन पे बैठी थी। बहारे ने सब्ज फ्राक के ऊपर गंगरियाले बोरे बालों का हमेशा की तरह हमरंग पोनी में बांध रखा था, मगर इसका चेहरा हमेशा जैसा ना था। तो तुमने अपना पासपोर्ट क्यों जलाया? इसने जब से हलीमा आंटी से बात सुनी थी वो अचंभे का शिकार हो गई थी, ताकि वो नया पासपोर्ट देने के लिए मेरे पास आ जाए। बहारे ने कहते हुए सर झुका लिया। हया ने उलझन से इसे देखा। बहारे बहुत समझदार, बहुत ज़हीन बच्ची थी, मगर इस तरह की बात की उम्मीद इसने बहारे से नहीं की थी। तुम्हें क्यों लगा वो इस तरह वापस आएगा? वो इसके झुके सर को गौर से देखते हुए बोली। बहारे खामोश रही। बहारे गुल, तुम्हें किसने कहा कि ऐसा करने से वो वापस आ जाएगा? अब के इसने सर उठाकर इसकी बुरी सब आंखों में बेपनाह उदासी थी। सफ़ीर ने कहा था कि ऐसा करोगी तो वो आ जाएगा। अच्छा, वो अब कुछ समझने लगी थी। तो सफ़ीर क्यों चाहते हैं कि वो इधर आ जाए, जबकि इधर आना इसके लिए ठीक नहीं है? बहारे टुकर टुकर इसका देखने लगी। हया ने अफसोस से नफ़ी में सर हिलाया। ये सफ़ीर कोई गड़बड़ कर रहा है। क्या तुम्हें पता है कि अब्दुर्रहमान किधर है? और वो हिचकिचाई। क्या तुम्हें पता है वो तुम्हारा? हाँ, मुझे सब पता है, और अब इस बात का जिक्र मत करो। इसने जल्दी से बहारे को चुप कराया। दरवाज़ा खुला था। हलीमा आंटी किचन तक ही गई थी। तुमने क्या कहा था? हम मिलकर इसे ढूंढेंगे। बहारे ने बेचैनी से इसे कुछ याद दिलाया। वो तुर्की में नहीं है और हम इसे नहीं ढूंढ सकते। मेरे अब्बा ने इजाज़त। बाहर आहट हुई तो वो जल्दी से खामोश हो गई। हलीमा आंटी दवाई की शीशी पकड़े अंदर आ रही थी। हमेशा की तरह दुपट्टा ओढ़े मुस्कुराता चेहरा है। इनको यकीनन खुद भी नहीं पता था कि इनका बेटा क्या करता फिर रहा है। कुछ तो था जो गलत था। वो मुझे नहीं खानी दवाई। बहारे ने बुरा सा मुंह बनाया तो वो गहरी सांस भरकर रह गई। इसको कल से बुखार है, प्लीज़ इसे दवाई पिला दो, मैं तब तक किचन देख लूँ। उन्होंने सिरप इसकी तरफ बढ़ाया तो इसने जल्दी से पकड़ लिया। मैं पिला देती हूँ। थैंक यू बेटा, मैं तब तक खाना निकालती हूँ, तुम खाना खाकर जाना। मुस्कुरा कर कहती बाहर निकल गई। हया ने गर्दन जरा सी ऊंची करके दरवाजे को देखा। जब वो ओझल होगी तो बहारे की तरफ मुड़ी। क्या तुमने उन्हें बताया कि ये सब करने के लिए तुम्हें सफ़ीर ने कहा था? साथ ही इसने चम्मच में बोतल से जामुनी सिरप भरा। बहारे ने नफ़ी में सर हिलाते हुए मुंह खोला। इसने चम्मच इसके मुंह में रखा। अल्लाह अल्लाह, मेरा मुंह कड़वा हो गया। सिरप पीने के बाद वो मुंह के जाविये बिगाड़े शिकायत करने लगी थी। अल्लाह तुम्हें समझे, अल्लाह तुम्हें समझे। वो जल्दी जल्दी पानी का गिलास पीती बुरा सा मुंह बनाए कह रही थी। पानी पीकर भी इसके मुंह की कड़वाहट ख़त्म नहीं हुई थी। वो जैसे अपनी असल उदासी का चिड़चिड़ापन इस सिरप पर निकाल रही थी। इतना भी कड़वा नहीं था। ठहरो, मेरे पास कैंडी चॉकलेट होगी। इसने कलीन पर रखा अपना पर्स खोला और अंदर हाथ से टटोला। सुबह पर्स में चीज़ें निकालते हुए इसने देखा था कि कैंडी अंदर रखी थी, एक गुलाबी रैपर वाली कैंडी और एक खाली रैपर। इसने दोनों चीज़ें बाहर निकाली और कैंडी बहारे को दी।
शुक्रिया। बहारे ने जल्दी से कैंडी खोलकर मुंह में रखी। हया ने खाली रैपर को उलट पलट कर देखा। इसे इस रैपर के साथ डॉक्टर इब्राहिम की बातें भी याद आती थी। एहजाब की पहेली। बहारे, तुम्हें याद है आयशे ने कहा था कि हिजाब लेना हिजाब की जंग जैसा है। साड़ी कड़वाहट बुलाई कैंडी चूसती बहारे ने सर इस बात में हिलाया। पता है, मुझे किसी ने कहा मैं इसमें कुछ मिसिंग है। क्या आयशे कुछ बताना भूल गई थी? बहारे के हिलते लब रुके, आंखों में खुशगवार हैरत सी उभरी। हाँ, मुझे पता है। आयशे ने आखिर में बताया ही नहीं था कि वो कैंडी वाले मुंह के साथ जोश से बोलती बोलती एकदम रुकी। इसकी आंखों में बेयकीनी सी उतर आई थी। तुम्हें बगलू ने बताया क्या? बगले? हया ने छंबे से इसे देखा। हाँ हाँ, बहारे जोश से सीधी होकर बैठ गई। जब समंदर किनारे आयशे ये सब बता रही थी तो मैंने दिल ही दिल में बगलों को ये बात बताई थी। मरमरा के बगले और सुल्तान अहमद मस्जिद के कबूतर दिल की बात सुन लेते हैं, मगर तुम आयशे को नहीं बताना। मैंने ये कहा था कि वो आगे से कहती है दिल की बात अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं सुन सकता। हया बेख्तियार हंस पड़ी। वो ठीक कहती है, मुझे ये बात मेरे टीचर ने कही थी। बगले और कबूतर कैसे दिल की बात सुन सकते हैं? बहारे को इसका यूं कहना जैसे बहुत बुरा लगा। क्यों क्यों वो मासन के दिल की बात तो सुनते थे ना, इसलिए वो कबूतर बन गई थी। तो मेरे दिल की बात क्यों नहीं सुन सकते? मासन कौन? वो जरा सा चौंकी। इसे लगा इसने ये बात पहले भी कहीं सुन रखी थी। मासन जो कबूतर बन गई थी। क्या तुमने मासन का वाकया नहीं सुन रखा? बहारे को इसकी लाइल्मी ने हैरान किया। नहीं, तुम सुनाओ। ओके। बहारे ने कड़िच कड़िच की आवाज के साथ जल्दी जल्दी कैंडी चबाई और किसी माहिर दास्तान गो की तरह सुनाने लगी। एक दफा का जिक्र है, कपादकिया में एक नवाब की बेटी रहती थी। इसका नाम मासन था। एक दिन मासन ने देखा कि इसके घर के बाहर एक लड़का कुछ चीज़ें बेच रहा है। इसके पास कढ़ाई किए हुए रुमाल, क्लीन और एक मिनट, लंबी लंबी कहानी नहीं सुन सकती, सिर्फ हाईलाइट बताओ। हया ने दोनों हाथ उठाकर बहारे को रोका। वो जो बहुत शौक से सुना रही थी खफा सी हो गई। बस इसे वो लड़का पसंद आ गया, मगर नवाब ने इन दोनों को अलहदा कर दिया और मासन को किले में बंद कर दिया। वहां खिड़की पर रोज कबूतर आकर बैठ जाते थे। एक दिन उन्होंने मासन के दिल की बात सुन ली, फिर वो कबूतर बन गई। वो रोज सुबह कबूतर बनकर उड़ जाती और शाम में वापस आकर फिर से लड़की बन जाती। नवाब को पता चल गया तो इसने जहरीले दाने रख दिए। मासन ने वो खा लिया और वो मर गई। फिर इसका बाप भी पता नहीं कैसे मर गया। आखिरी बात बहारे ने हाथ जलाकर बहुत नाराजगी के आलम में कही थी, मगर हया सुन नहीं रही थी। वो हाथ में पकड़े रैपर को देख रही थी। जिस रात जहान गया था इससे कबल आखिरी दफ़ा वो इससे इटालियन रेस्टोरेंट में ठीक से बात कर पाई थी, और जब इसने जहान से वापसी का पूछा था तो इसने कहा था मेरा दिल चाहता है मैं मासन की तरह कबूतर बनकर किसी गार में छुप जाऊं। इसने शिकनज़दा रैपर पे उंगली फेरी। अब ये बने गार को देखकर इसे बहुत कुछ याद आया था। इसने आहिस्ता से सर उठाया। कपा दिया। बहारे उलझ कर इसे देख रही थी। मुझे कपादकिया जाना है। वो कपादकिया में है, मुझे इसे ढूंढना है। इसने पर्स से मोबाइल निकाला और तेजी से फ्लाइट इंक्वायरी डालने लगी। क्या वो कपादकिया में है? क्या तुम अब इधर जाओगी? बहारे बहुत पुरजोश हो गई थी। हया एकदम ठहर सी गई। इसे अपनी एक्साइटमेंट में बहारे के सामने कपादकिया का जिक्र नहीं करना चाहिए था। अगर बहारे ने किसी को बता दिया तो उफ, इसे तो राज भी रखना नहीं आया था। इसने खुद को कोसा और फोन बंद कर दिया। क्या मैं भी तुम्हारे साथ कपादकिया जा सकती हूँ? बताओ। बहारे ने इसका घुटना हिलाकर पूछा। शश। इसने होंठों पे उंगली रखी और खुले दरवाजे की तरफ देखा। वो अब यूटर्न नहीं ले सकती थी। वो बहारे को बताने की गलती कर चुकी थी। प्लीज़ मुझे भी अपने साथ ले चलो, प्लीज़ भैया। बहारे अब दबी आवाज़ में मिन्नत करने लगी थी। ऐसा करते हैं कि इसने अपनी आंखों में ज़माने भर की उदासी बेबसी समो ली थी। प्लीज़, मैं वादा करती हूँ मैं अच्छी लड़की बनकर रहूँगी, तुम्हें तंग नहीं करूँगी। मैं तुम्हें कैसे ले जा सकती हूँ? हया ने बेचैनी और तजब्जब से खुले दरवाजे को देखा। हलीमा आंटी किसी भी वक्त आ सकती थी। प्लीज़ हया, प्लीज़। बहारे की उदास आंखों में आंसू तैरने लगे। इसका दिल पसेजने लगा। क्या बहारे को साथ ले जाना इतना मुश्किल था? और अगर वो इसे जहीं छोड़ेगी तो इसने सफ़ीर या किसी और के सामने कपादकिया का जिक्र कर दिया तो? जो बात जहां ने सिर्फ इसे बताई थी इसकी हर जगह तशहीर हुई। इससे बेहतर था कि वो इस लड़की को अपने साथ ले जाए। क्या वो दुरुस्त नहज पर सोच रही थी? हया, बहारे खाना खा लो।
हलीमा आंटी खाने के लिए आवाज़ें देने लगी तो बहारे ने जल्दी जल्दी गीली आंखें रगड़ डाली। हया कुछ कहे बिना उठ खड़ी हुई। खाने में पुलाव के साथ मछली बनी थी। वो ज़रा बेतवज्जी से खाती बहारे के बारे में सोचे जा रही थी। सफ़ीर इस बच्ची को इसी घर में रोके रखना चाहता था। ऐसा करके कहीं वह जहान को ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा था। अगर बहारे किसी मुसीबत में हुई तो जहान को वापस आना पड़ेगा। वो बहारे के लिए ज़रूर आएगा। इसको जैसे जोरजरी सी आई। उस्मान अंकल और सफ़ीर कहाँ हैं आंटी? इसने बज़ाहिर सरसरी से अंदाज में पूछा। होटल पे हैं दोनों। उस्मान शायद आने वाले हों। सफ़ीर ज़रा लेट आता है, आंटी ने मुस्कुराकर बताया तो हया ने सर हिला दिया। सफ़ीर अब घर पे नहीं था। ऐसे में वो बहारे को लेकर वहाँ से जा सकती थी। यही ठीक था। भले इसे कोई जल्दी में फैसला करने वाली कहे, मगर वो ऐसी ही थी। इसने तहैया कर लिया था कि बहारे को साथ ले जाएगी। हलीमा आंटी, मैं चंद दिन के लिए अजमेर जा रही हूँ, क्या बहारे मेरे साथ चल सकती है? बहारे ने तेज़ी से गर्दन उठाई। इसके चेहरे पर चमकदार आई थी। बहारे? पता नहीं, आयशा या इसकी दादी से पूछ लो, अगर उन्हें कोई इतराज़ ना हो तो। हलीमा आंटी ने जैसे राजी अंदाज में शाने उचकाए। उन्हें लगा था कि बहारे इस बात से खुश है, सो उन्होंने कोई इतराज़ नहीं किया। आयशा का नंबर बहारे से लेकर इसने इजाज़त लेना एक रस्मी कार्रवाई थी। हलीमा आंटी ने बताया था कि बहारे का पासपोर्ट अब्दुर्रहमान एक हफ्ते तक भिजवा देगा। वो किधर था वो भी नहीं जानती थी। सो इस एक हफ्ते तक बहारे इसके साथ अगर रह लेती तो किसी को इस बात से कोई मसला ना था। बहारे ने जल्दी जल्दी अपना छोटा सा बैग तैयार कर लिया और गुलाबी पर्स कंधे से लटकाए बिल्कुल तैयार होकर खुशी खुशी इसके साथ हान खड़ी हुई। चंद मिनट पहले तक लटकी हुई सूरत का अब शैबा तक ना था। छोटी सी अदाकारा। हलीमा आंटी से रुखसत होकर वह पहली फेरी लेकर इस्तांबुल वापस आई। अपने ड्रोम में आकर एक छोटे बैग में बहारे का सामान डाला और फिर अपने चंद कपड़े और ज़रूरी चीज़ें रखी। कम से कम सामान बेहतर था। बहारे का नेकलेस वो गुज़िश्ता रोज़ ख़रीद चुकी थी, मगर इसने अभी देना मुनासिब ना समझा। इसे किसी ख़ास मौका के लिए संभाल कर वो अभी सिर्फ़ और सिर्फ जहान के बारे में सोचना चाहती थी। हया, हम इसे वहाँ कैसे ढूंढेंगे? ऊपर इसके बंक पर बैठी इसे पैकिंग करते हुए देख रही थी। मैं ज़रा कुछ फ्रेंड से मिलकर आती हूँ, वो आज जा रहे हैं। वो बाहर आई और कमरा मुकफ्फल कर दिया। मोतसिम, हसैन, मोमन गोरसल स्टॉप पर खड़े थे। टाली भी इनसे ज़रा फासले पे खड़ी थी। सब के बैग्स इनके पास थे। लतीफ़, चेरी और सारा ये लोग कब के जा चुके थे। की हाल है हया? मोतसिम ने पुकारा। हाली बखैर, क्या तुम लोग अभी निकल रहे हो? फ़लस्तीनियों के करीब पहुंचकर इसने इनको मुखातब किया तो आवाज़ भी नामालूम सी अदासीदार आई। हूँ, हसैन ने डीले डाले अंदाज में सर हिलाया। ज़िंदगी में हर चीज़ का एहतमाम होता है और अब जबकि इस सफ़र का एहतमाम पहुंच रहा है, एक अजीब सी कसक दिल में उठ रही थी। काश ये सफ़र कभी ख़त्म ना होता। काश हम सब हमेशा इधर रहते और एक साथ पड़े रहते। वो बहुत सी नमी अंदर उतारते हुए बोली। मफरब के वक़्त की अदा सी हर सू छाई हुई थी। बस स्टॉप और सुपांजी का सब्ज़ा वीरान सा लग रहा था। अगर ऐसा होता तो इस जगह का जान ही ख़त्म हो जाता। इसलिए यही बेहतर है कि ज़िंदगी के इस फैज़ का अख्ताम हो जाए, ताकि हम सारी उम्र इसे याद रखें। मोतसिम ठीक कह रहा था। मैं तुम लोगों को याद रखूँगी। तुम सब बहुत अच्छे हो। थैंक्स। और हाँ, क्या तुम्हें अपने पज़ल बॉक्स से कोई कारामद चीज़ मिली? वो सब मजाक था। मोतसिम को अचानक याद आया। हाँ, बहुत अच्छी चीज़ मिली मुझे इससे। ऐसी अच्छी चीज़ जो मैंने पाकर खो दी, मगर इसे दोबारा ढूंढने की कोशिश करूँगी। खैर, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़ कहकर इनके पास से हटकर वो टाली की तरफ आई। बेचारी टाली कितनी बेजार सी थी। वो ज़रा सा छेड़ ही देती थी और वो खामखा इतनी टेंशन ले लेती। अहले मक्का तो अहले मक्का ही होते हैं, इनसे क्या शिकवा। असल दुख तो बनो करीज़ा देते हैं। हम सारा वक्त तुर्की, इटली, फ्रांस की हुकूमतों को हजाब पे पाबंदी लगाने के बायस बुरा भला कहते रहते हैं। अगर इससे आधी तवज्जो अपने ख़ानदान के बड़ों की तरफ कर लें तो क्या ही अच्छा हो। इसके पुकारने पे टाली जो रुख फेरे खड़ी थी चौंक कर मुड़ी, फिर इसे देखकर मुस्कुरा दी। ओह हया, आज तुम्हारे बाल किस रंग के हैं? हमेशा की तरह खूबसूरत। रंग जो भी हो। वो बहुत खुशगवार और पुरअतमाद अंदाज में जवाब देती इससे गले मिली। मैं तुम्हें मिस करूंगी। मैं भी। और फिर वहाँ इस वक्त तक खड़ी रही जब तक वो लोग गोरसल में सवार ना हुए। जब बस कैंप्स की हदूद से दूर चली गई तो वो वापस ड्रोम में आई। बाहर मुंह बसोरे बैठी थी। हया, हम अब्दुर्रहमान को कपादकिया में कैसे ढूंढेंगे? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ उस्मान ज़ेर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल डाइजेस्ट वर्ल्ड में खुश आमद